सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और कक्षा 9-10 में, 11-12 में और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस विषय को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उच्चारण स्थान आदि। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान उसे कहते हैं जो वर्णों के उच्चारण के करते समय मुख के जिस भाग की सहायता की जाती है वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थानानि कति संबंधी प्रश्न आता है तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? ये प्रश्न सबके लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता है कि उच्चारण स्थानानि 8 होते हैं या 11 होते हैं, जबकि मूल में उच्चारण स्थान 8 होते हैं। अष्ट ही उसका आंसर उत्तर सही है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उरु, उरा यानी हृदय, दूसरा कंठ, तीसरा शिरा, शिरा यानी मूर्धा, चौथा जीवामूलम, पांचवा दंता, छठा नासिका, सातवां ओष्ठो, आठवां तालु। जो हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मुख के किस किस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह उसका उच्चारण स्थान कैसे कहलाएगा। यानी नासिका से जिसका उच्चारण होगा नासिका, जिनका होठ से होगा ओष्ठव, जिनका दांतों से होगा वो दंत, यानी वो भाग टकराएगा उससे जीभ। जिसका कंठ से होगा वो कंठ, जिसका मूर्धा से होगा वो मूर्धा, जिसका जीवा मूल से होगा वो जीवा मूल और जिसका तालु से होगा वो तालु। इस प्रकार एक ये उरा यानी हृदय जिसको हम मन बोलते हैं, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हम इन 8 प्रकारों को देख सकते हैं। ये उनका वर्गीकरण है, न कि ये उच्चारण स्थानों की संख्या है। इनको हम वर्गीकरण बोलेंगे। ये वर्गीकरण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्गीकरण है। ये ऊपर उच्चारण स्थान है, यानी कौन कौन से वर्ण का कौन कौन सा उच्चारण स्थान होगा वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। पहला है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से हम सभी वर्णों का यानी कौन कौन से वर्ण का कंठ उच्चारण स्थान होगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप देखिए ए का मतलब क्या होगा? ए और उसका समान वर्ण आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान भी कंठ होगा। उसके बाद कु, इस बात को आप ध्यान रखना है, किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के अंदर, प्रथम वर्ण के अंदर यदि छोटे ऊ की मात्रा होती है तो वह उस पूरे वर्ग को प्रदर्शित करे। यानी उस वर्ग में जितने भी वर्ण, 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग में, तो उन 5 ही वर्णों को प्रदर्शित करेगा। कु का मतलब क वर्ग हो गया, क, ख, ग और अंग। उसके बाद आ रहा है वर्ण। उसके बाद आ रहा है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी मतलब क्या हो गया इसका? ए आ क वर्ग पूरा है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद आगे आता है इचु यसा नाम तालु। ई के अंदर दोनों ई आ जाएंगे, कोई समान वर्ण ई है तो दोनों ई आ जाएंगे। उसके बाद चू का मतलब हो गया च वर्ग। च वर्ग का मतलब च वर्ग में 5 वर्ण च, छ, ज और ये। उसके बाद ये, इस ये का मतलब ये और ये से, इसको बोलते हैं हम तालव्य से। इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। नाम से ही पता है तालव्य से, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। अगला आता है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा यानी री। संस्कृत के अंदर 2 री होते हैं, हरिस्व री और दीर्घ री। जैसे ई हरिस्व और ये दीर्घ है, उसी प्रकार हरिस्व री और दीर्घ री। उसके बाद टू का मतलब हो गया ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब 5 वर्ण ट, ठ, ढ और ण, इनका उच्चारण स्थान। उसके बाद रे और ये से का मतलब ये मूर्धन्य से, जिसको हम षटकोण वाला से बोलते हैं, और जबकि पहले क्या बोला जाता था, इसको मूर्धन्य से बोला जाता है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला आता है ऋतु लसानाम दंतः। री केवल इसके अंदर दीर्घ नहीं होगा, ये केवल संस्कृत भाषा में ये री होता है, हिंदी में री नहीं होता है। तो री, उसके बाद तू का मतलब ट वर्ग, ट, थ, द, ध और न। उसके बाद ल अलग से है और ये से का उच्चारण स्थान होता है दंता। ये इसको बोलते हैं दंत्य से। दंत होता है दंता, यानी हमारे दांतों से इसका उच्चारण होगा। यानी हमारी जो जीवा है वो दांतों के टकराकर इन वर्णों का उच्चारण होगा। उसके बाद आता है उपदमानिया नाम ओष्ठो। उपदमानिया नाम ओष्ठो का मतलब
अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा अपने, यहाँ पर सब में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है और यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही है, ऐसा क्यों होगा? हम इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो यहाँ बनेगा ऊ ऊ और उपदमानी है, इसलिए ये ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया, इसलिए यहाँ पर बड़े दीर्घ ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर ऊ का मतलब दोनों ऊ, विश्व और दीर्घ दोनों ऊ, उसके बाद ऊ का मतलब ये छोटा ऊ आ गया तो प वर्ग बन गया पूरा, प फ ब भ और मैं। उसके बाद उपदमानीय, उपदमानीय वर्ण कौन से होते हैं? दो वर्ण होते हैं प और फ। प और फ के पहले ऐसा चिन्ह, इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग चिन्ह। प और फ के पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह हो तो उनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? ओष्ठ होगा, और प वर्ग पूरे का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, ऊ वर्णों का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होगा। अगले आता है ये मंगणना नाम नासिका च। ये मैं ग न और न ये वर्गों के पंचम वर्ण कहलाते हैं, अंतिम वर्ण। पांचों वर्ग है, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ च, च का मतलब होता है और, इस बात को समझना होगा क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, ये अपने अपने वर्ग में भी उच्चारण स्थान होता है। जैसे ये ग लिखा हुआ है, ग का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और ये नासिका भी होगा। मूलतः नासिका पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में यदि दो पूछे गए तो दोनों को ध्यान रखना है। जैसे ये वर्ण का उच्चारण स्थान तालु भी होगा और नासिका भी होगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है केवल पंचम वर्णों के लिए। उसके बाद आता है ए देतो कंठ तालु, इसका संधि विच्छेद करेंगे एत और एतौ। एत का मतलब ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु। ये भी दो वर्णों से दो उच्चारण स्थान हो गए, कंठ तालु से बोले जाते हैं। कंठ तालु से कैसे बने इसको हम देखते हैं। यदि ए वर्ण को देखते हैं तो ये बनता है ए और ई से मिलकर बनता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और ये इन दोनों से मिलकर बना, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है और आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है ओ दो तो कंठोष्टम, इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो क्या बनेगा? ओत और औत। ओ और औ का वर्णों का उच्चारण स्थान भी होता है कंठोष्ठ। अब इसका भी कैसे हुआ इसको भी हम देखते हैं। ओ वर्ण किससे मिलकर बनता है? ये भी दो स्वरों से मिलकर बनता है, ए और ऊ से। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है, ऊ का उच्चारण स्थान होता है, इन दोनों को मिलाकर कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान हो गया। अगला आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम का मतलब जो वर्णमाला में वह वर्ण होता है हमारी, उस वह वर्ण का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ। ये भी दो उच्चारण स्थान हो गए, दंत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाएगा। दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ। उसके बाद आता है जीवामूल्यस्य जीवामूलम। जीवामूल्य वर्ण कौन से होते हैं? जीवामूल्य वर्ण होते हैं क और ख। क और ख क वर्ग में भी आते हैं, लेकिन क और ख के पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह, ऐसा चिन्ह इसके पहले यदि ऐसा चिन्ह लग रहा है तो वो कहलाएंगे जीवामूल्य वर्ण, और इनका उच्चारण स्थान होगा जीवामूल। इनमें भी अंतर है, क और ख का पूछा जाएगा तो कंठ आएगा, और क और ख के पहले यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह आना तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा जीवामूल, क्योंकि ये वर्ण कौन से बन गए? जीवामूल वर्ण बन गए। उसके बाद आएगा नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार जो वर्ण है, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। आपने देखा होगा नासिका दो बार आ गया है और भी यानी दो दो आ रहे हैं, तो ये कुल मिला के 11 ये उच्चारण स्थान की संख्या नहीं है। ये हमारी जो वर्णमाला है उनमें कौन कौन से वर्ण, उन सबका वर्गीकरण है। उच्चारण स्थान की संख्या में 8 ही उत्तर सही है। आगे हम देखेंगे, आगे अपने बहुत सारे जगह काम आते हैं। धन्यवाद, आपको अच्छा समझ में आया होगा।